हेलो चैम्स, हाउ आर यू चैम्स। आप लोग आई होप स्टडी कर रहे होंगे। आज हम 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो हमने स्टार्ट किया है ना, उसके हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अभी आप 7th क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है चैम्स, तो साथ में बने रहिए। तो देख लेते हैं, लेट्स स्टार्ट। 7 क्वेश्चन हमारा है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंडीशनल फॉर्म। कंडीशनल फॉर्म आपको याद होगा, जब प्रैक्टिस सेट हम कर रहे थे तो बताया था कि जिस कंडीशनल यानी इफ़ और देन, अगर ये होगा तब वैसे होगा। ठीक है, कंडीशन उसको कहते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एवरी रोम्बस इज़ अ स्क्वायर। ठीक है चैम्स, एवरी रोम्बस इज़ अ स्क्वायर, ये हमको स्टेटमेंट दिया है, हमको कंडीशनल फॉर्म में इसको लिखना है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये बता रहा है कि हर स्क्वायर जो होता है, हर रोम्बस जो होता है वो स्क्वायर होता है। और हमको ये क्या लिखना है इसके लिए, इफ़ और, अगर ये रोम्बस है तब ये स्क्वायर होगा। यानी क्वाड्रिलेटरल अगर रोम्बस है, क्वाड्रिलेटरल यानी जिसके 4 कॉर्नर्स होते हैं, उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं चैम्स। ठीक है ना, ये भी एक्सप्लेन किया था मैंने। तो एवरी रोम्बस इज़ अ स्क्वायर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन क्वाड्रिलेटरल इज़ अ स्क्वायर दैन इट मस्ट बी अ रोम्बस। अगर वो स्क्वायर है रोम्बस होगा, और रोम्बस है तो स्क्वायर होगा। सॉल्यूशन लिख लेते हैं, देन स्टार्ट। ओके, क्या बोला है हमको, एवरी रोम्बस इज स्क्वायर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इफ द क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर देन इट मस्ट बी अ रोम्बस। ठीक है चैम्स, रोम्बस और स्क्वायर सेम होते हैं, उनका जो है अपोजिट साइड वो सेम होता है ना। ठीक है, उनका अपोजिट साइड सेम होता है। तो हमने लिखला है, इफ़ द क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर देन इट मस्ट बी अ रोम्बस। ठीक है, ये हो गया इफ़ और देन यानी कंडीशनल फॉर्म। टर्म सेकंड है हमारा, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। हमको ये बोला है कि एंगल्स अगर लीनियर पेयर में है तो सप्लीमेंट्री होती है। तो इसको हम कंडीशनल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इफ़ द, अभी लीनियर पेयर में कैसे होता है, एंगल्स क्या होते हैं, लीनियर पेयर यानी 2 एंगल्स होंगे ना। तो हम लोग लिखेंगे, ग्रामेटिकल भी चेक करना है इसको, अगर स्टेटमेंट सही लग रहा है तो हम लिखेंगे। यहाँ पे तो एंगल्स खाली दिया है, कितने एंगल्स वो नहीं दिया है, लेकिन लीनियर पेयर में हमको पता है 2 एंगल्स होते हैं। लीनियर पेयर जो ऐसे बनाता है, एक लाइन में आते हैं, ये जो है सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री यानी दोनों को लेंगे तो 180 डिग्री के होते हैं। ठीक है ना चैम्स, इसको लिख लेंगे, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। सप्लीमेंट्री का क्या लिखेंगे, इफ़ द 2 एंगल्स आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर देन दे आर सप्लीमेंट्री। लिख लेते हैं, इफ़ द 2 एंगल्स आर फॉर्मिंग इन लीनियर पेयर देन, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, इफ़ और देन का कंडीशन। ठीक है ना, दे आर सप्लीमेंट्री यानी दोनों 90 डिग्री 180 डिग्री बनाते हैं। 180 डिग्री दोनों को मिलाएंगे तो 180 डिग्री फॉर्म करते हैं। ठीक है ना चैम्स, इसका मतलब ये हो गया। थर्ड देख लेते हैं, अ ट्राइंगल इज़ अ फिगर फॉर्म्ड बाय 3 सेगमेंट्स। हमको ये पता है ट्राइंगल 3 सेगमेंट से ही मिलकर बनता है। ये ट्राइंगल है, देखिए ये ट्राइंगल है 1 2 एंड 3, ये 3 ट्राइंगल से एक फिगर फॉर्म होती है, जो कि 3 सेगमेंट से अगर फिगर फॉर्म हुए तो वो ट्राइंगल होता है। ठीक है, कंडीशन फॉर्म में क्या लिखेंगे हम, इफ़ द फिगर इज़ अ ट्राइंगल देन इट इज़ फॉर्म्ड बाय 3 सेगमेंट्स। ठीक है, इफ़ द गिवन फिगर, इफ़ द फिगर इज़ अ ट्राइंगल देन इट इज़ फॉर्म्ड बाय द 3 सेगमेंट्स। आई होप चैम समझ में आ रहा है आपको, कि बहुत अच्छे से समझ पहले करा चुके हैं हमने। जिन्होंने नहीं देखा है वो अगर प्रैक्टिस सेट देख लेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना चैम्स, ये तो बहुत ईजी है, खाली इनको इफ़ और देन के फॉर्म में लिखना है। बताया था मैंने, जैसे ग्रामर होता है वैसे ही है। तो इधर लिख लेते हैं, इफ़ द फिगर, के फिगर के बारे में बोला है, इज़ ए ट्राइंगल। क्या होता है, देखिए ये पहले वाला बाद में लिखना होता है, बाद में वाला पहले लिखना होता है, लेकिन ग्रामेटिकल फॉर्म में उसको करके देखना है कि वो सही होता है क्या। तो इधर देखिए, इफ़ द गिवन फिगर इज़ अ ट्राइंगल देन इट इज़
formed by 3 segments। ठीक है चैम्स, कितने इजीली लिखा जा रहा है। देखिए, आपको इफ और देन के फॉर्म में लिखेंगे, ये एक मार्क्स के लिए आ सकता है, आराम से आप कर सकते हैं चैम्स। उनको मार्क्स छोड़ने नहीं है और बहुत आराम से हो सकता है, इसलिए एकदम नहीं छोड़ना है। और प्लीज़ ज़रा सा ध्यान दे देंगे तो आप 9th में आराम से स्कोर कर सकते हैं, प्लस ये 10th में भी आपके काम आएगा, इसलिए इसका बेस मजबूत होना बहुत ज़रूरी है चैम्स। चैम्स हमारा 4th वन है, अ नंबर हैविंग ओनली 2 डिवाइज़र इज़ कॉल्ड अ प्राइम नंबर। देखिए, प्राइम नंबर का क्या होता है, जो अपने टेबल में और 1 के टेबल में ही जाता है, दैट इज़ कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है ना, जैसे 7 है, 7 के टेबल में ही जाएगा और 1 के टेबल में जाएगा। 3 है, 3 के अपने टेबल में ही जाएगा और 1 के टेबल में जाएगा, तो इसको प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो अब इसको कैसे लिखना है, ये 2 डिवाइज़र हो गए ना, 1 और 3। अगर 3 हम ले रहे हैं, 1 और 3, 7 ले रहे हैं तो 1 और 7, तो ये 2 डिवाइज़र हो गए। तो ये क्या है, पूछा है आपको, नंबर हैविंग ओनली 2 डिवाइज़र इस 1 और 7, 2 डिवाइज़र ही है ना, इस कॉल्ड अ प्राइम नंबर। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, इफ़ द नंबर इज़ हैविंग ओनली 2 डिवाइज़र देन इट इज़ अ प्राइम नंबर। इफ़ और देन के फॉर्म में यहाँ पे लिख लेते हैं, इफ़ द नंबर इज़ हैविंग, ओनली दिया है, ओनली 2 डिवाइज़र लिखना है। ठीक है, ओनली 2 डिवाइज़र देन इट इज़ अ प्राइम नंबर। चैम समझ में आ गया होगा, आई होप, कैसे करना है। ठीक है ना, सेम चीज़ है, आपको उसको इफ़ और देन के फॉर्म में लिखना है। अगर ये 2 नंबर से डिवाइज़ होता है तभी वो प्राइम नंबर है, उसके अलावा नहीं हो सकता। अगर 3 नंबर आ गए डिवाइज़र में तो नहीं हो सकता। ठीक है, कंडीशन है इफ़ एंड द, इसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल फॉर्म। अगर कंडीशनल फॉर्म आया तो भूलिए मत, इसको कंडीशनल फॉर्म कहते हैं चैम्स। आई होप समझ में आया बहुत अच्छे से। हमारा 7th वन सॉल्व हो गया, उसके जो 4 थे हमने सब में उसमें हमने कर लिया। अब 8th वन देख लेते हैं, इसको कन्वर्स करना है। राइट द कन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कन्वर्स यानी अभी जो हमने ऊपर लिखा है ना, उसी को उल्टा करना है। कन्वर्स यानी उसका नेक्स्ट इफेक्ट, यानी उल्टा। ठीक है, तो सेम स्टेटमेंट है, आपको इफ़ दिया है, देन दिया है, और आपको अब इफ़ देन को अलग से फॉर्म करके लिखना है। इसको कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट बोलेंगे। अगर कन्वर्स है, इफ़ और देन दिया होगा और आपको उसका देन वाला पहले लेना होता है, इफ़ वाला बाद में लेना होता है। लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करते हुए, ग्रामर में अगर सही बैठता है, ग्रामर में अगर वो सही बैठता है तो आप उसका पूरा सेंटेंस लिख सकते हैं। ठीक है चैम्स, तो कन्वर्स करना है। इफ़ द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल इन अ फिगर इज़ 180 देन द फिगर इज़ अ ट्राइंगल। देखिए, आपको क्या बताया है, सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल्स अगर तीन एंगल नहीं दिया है, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल दिया है, 180 कहता है, तो देन द फिगर इज़ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल की ये शर्त है ना कि उसके तीनों भी जो ये होते हैं एंगल्स होते हैं, ये 180 डिग्री के होते हैं। हम देखते हैं 60, 90 और 30 वाला है ना, हमको पता है ये। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए, इफ़ द, अभी नीचे वाला जो है पहले वो लेने का है, इफ़ द फिगर इज़ अ ट्राइंगल देन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एन एंगल इज़ 180। ठीक है चैम्स, अब देखिए, पहला कन्वर्स करने का मतलब है देन वाला। हमने ऊपर क्या किया था, फर्स्ट वाले में हमने किया था, पहला वाला बाद में लिखते थे, बाद में वाला पहले लिखना है। अब देन के पहले वाला लिखना है, देन के बाद वाला लिखना है आपको। देन द फिगर इज़ अ ट्राइंगल, देन से द फिगर, इफ़, अब इधर लिखना है इफ़। ठीक है ना, देखिए, इफ़ द फिगर इज़ अ ट्राइंगल। देखिए, मैंने क्या किया है, जो देन के बाद वाला है वो लिया है, देन द फिगर, जिस सेंटेंस सही बन रहा है ना, तो ले लिया, द फिगर इज़ अ ट्राइंगल, देन इफ़ लगाना है पहले, देन द सम, इधर से इफ़ हटा देना है, देन द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स आर 180, इज़ लिखना है, इज़। ठीक है, इज़ 180। ठीक है चैम्स, आ गया समझ में ये। देन वाला पहले लिखना है, इफ़ वाला बाद में लिखना है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं ताकि आपके और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है चैम्स, सेकंड हमारा है, इफ़ द सम ऑफ मेजर ऑफ 2 एंगल इज़ 90
देन दे आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, जो आपको स्टेटमेंट दिया वो समझ लीजिए। दो सम अगर उसका मेजर लेते हैं, दो एंगल्स के सम का, तो 90 डिग्री होता है, तो वो दोनों कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर हैं, ये पता है हमको। तो दोनों 90-90 के हैं तो दे आर कॉन्ग्रेंट होते हैं, कॉन्ग्रेंट है कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमने इसको क्या लिखना है, कैसे बताया था, देन वाला पहले लिखना है आपको, आप कन्वर्स में। तो दे आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, हु आर, क्योंकि हम किसी के बारे में बता रहे हैं ना, इसके बारे में बता रहे हैं, टू एंगल्स के बारे में बता रहे हैं। तो लिखना है इफ़ द टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर देन, ठीक है, देन द सम ऑफ मेजर ऑफ द एंगल्स इज़ 90 डिग्री। अब टू एंगल्स बार बार नहीं लिखना है हमको, हम लिख सकते हैं ना, लिख लेते हैं इफ़ द टू एंगल्स, क्योंकि हमको ग्रामर में क्या बताया जाता है, कब हम दे वगैरह लेते हैं, कब लेते हैं, जब हमको उनके बारे में बताया जाता है। स्टार्ट में तो हम नाम ले लेते हैं ना, उसके बाद में ही, शी, दे ऐसे लिखते हैं, तो प्रोनाउन कहते हैं इसको। तो हम किसके बारे में लिख रहे हैं, तो हम इधर प्रोनाउन नहीं ले सकते, पहले बताना पड़ेगा टू एंगल्स के बारे में है। इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर देन द सम, अब यहाँ से इफ़ के पहले वाला बाद वाला लेना है, इफ़ द सम, द इफ़ छोड़ देना है, द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स इज़ 90 डिग्री। अब यहाँ भी हमने टू एंगल्स नहीं लिखा, क्योंकि हम ऊपर बता चुके थे दो एंगल्स है, ठीक है ना चैम्प्स। आई होप ये भी बहुत अच्छे समझ में आ गया, अब आपको कन्वर्स का मतलब समझ में आ गया होगा। देन वाला है, देन के बाद जो आता है उसको पहले लेना है, और इफ़ वाले के बाद में लेना है, ठीक है ना। लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक को छोड़ के हमको सेंटेंस देखना चाहिए, सेंटेंस सही से बन रहा है क्या, ठीक है चैम्प्स। थर्ड है, इफ़ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइन्स आर कॉन्ग्रेंट देन द टू लाइन्स आर पैरेलल। देखिए हम क्या बनाते हैं, ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, इनसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये और ये एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब है ये दोनों लाइन जो है पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल होगी, ये ट्रांसवर्सल होगा, तभी ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म करते हैं और ये कॉन्ग्रेंट होते हैं, ठीक है ना चैम्प्स। देखिए हमको क्या लिखना है इसमें, देन लिखा है द टू लाइन्स आर पैरेलल, कब होगी, इफ़ द टू लाइन्स आर पैरेलल देन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रेंट, ठीक है चैम्प्स, यही लिखना है, तो लिख लेते हैं इफ़ द टू लाइन्स आर पैरेलल, पूरा लाइन लिखना है आपको, ठीक है ना, देन द कॉमा लगा के, देन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इफ वाला लिख रहे हैं हम, करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस सही से नहीं बन रहा है, वो लाइंस का ही ट्रांसवर्सल होना चाहिए ना, टू अलग लाइन बनाए, दो एक ट्रांसवर्सल अलग बनाए, ऐसे नहीं हो सकता, दो पैरेलल लाइन है और ट्रांसवर्सल उनका ही, बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस, और दैट लाइंस भी लिख सकते हैं। तो टू लाइंस लिख लिया, आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है चैम्प्स, कितना इजीली हो रहा है कि आगे पीछे देखना है और आपको ग्रामर, इसमें ग्रामर भी आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, इंग्लिश का ग्रामर भी हम साथ ही कर रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ़ द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। टाइम्स हमने थर्ड और फोर्थ में पढ़ा है, जैसे अभी अगर 81 है, हमको पता नहीं है 3 के टेबल में डिवाइड होगा या नहीं, तो हम 8 और 1 जो ये यूनिट है 8, 81, इसके दोनों यूनिट को हम प्लस करेंगे, दोनों डिजिट को हम प्लस करेंगे। 8 + 1 9 होता है ना, 8 + 1 9 होता है, और 9 डिवाइड होता है 3 से, तो ये नंबर जो है 81 भी 3 से डिवाइड होगा, ये हमने बचपन में पढ़ चुके चैम्प्स, ठीक है। तो इसको लिखना कैसे, देखिए इसको लिखना है, देन के आगे वाला पहले लिखना है, द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 देन द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3, सो ईजी।
इसमें तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लिख लेते हैं इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 then the sum of digits of a number is divisible by 3। ठीक है चैम्स, सो इज़ी। ये हमारा 8th वन भी सॉल्व हो गया। यानी आपको ये कन्वर्स और कंडीशनल फॉर्म दोनों समझ में आ गया होगा, बहुत इजीली आ गया। आई होप बहुत अच्छे समझ में आया है। अगर समझ में आया प्लीज़ अप्रिशिएट कर लीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो कमेंट करिएगा, और लाइक्स शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, मोटिवेट हो जाते हैं हम लोग। और जिन्होंने कर दिया है प्लीज़ थैंक यू वेरी मच। अपने दोस्तों से भी शेयर करिए ताकि उनको भी आने वाली वीडियोस मिल सके। चैम्स हमारा 9th क्वेश्चन है, राइट द एंटीसीडेंट गिवन पार्ट एंड द कॉन्सिक्वेंट पार्ट ऑफ टू बी प्रूव्ड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देख के डरिए मत, साथ में बने रहिए, बहुत ईजी है। सिर्फ आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया जाता है। कंडीशनल फॉर्म आपने देखा, कन्वर्स देख लिया। अब इसको एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट फॉर्म में बताना है। सेम है, आप ज़रा सा भी डरिए मत, साथ में बने रहिए। फर्स्ट है, इफ़ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन इट्स ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हमने देखिए इफ़ और देन। अभी हम इसमें जो देख रहे हैं इसने साथ में करा दिया ये क्वेश्चंस कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, है ना। इसीलिए 7, 8 और 9 साथ में करा रही हूँ। अब देखिए इसमें इफ़ जहाँ है वो इफ़ हटा के जो दूसरा आगे का लिखा हुआ है यह आपको एंटीसीडेंट यानी गिवन है, वो आपको ऑल साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट ये बता रहा है, ठीक है। और देन के बाद वाला जो है वो होता है कॉन्सिक्वेंट पार्ट होता है, ठीक है ना। तो देख लीजिए, टेंशन ना लीजिए, साथ में रहे। एंटीसीडेंट लिख रहे हैं हमारे पास, साथ में बोलिए। इफ़ से इफ़ के बाद वाला कौन सा है, इफ़ नहीं लिखना है आपको। ऑल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ये लिख लिया हमने। एंटीसीडेंट हो गया ये हमारा, ठीक है। अब कॉन्सिक्वेंट, तो कॉन्सिक्वेंट लिख लेना है। स्पेलिंग दिया होगा लेकिन फिर भी आपको आनी चाहिए। कॉन्सिक्वेंट क्या होगा, तो जो देन के बाद वाला है ना वो कॉन्सिक्वेंट है। देन के बाद क्या है, देन नहीं लिखना है आपको। इट्स ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है चैम्स। देखिए कितने आसानी से हो गया। सिर्फ आपको कन्फ्यूजन के लिए ये ऐसे क्वेश्चंस दिया जाता है। तीनों भी सेम ही थे, है ना। देन इफ़ देन, और ये जो है ये तो एंटीसीडेंट दिया और कॉन्सिक्वेंट दिया, तो आप डर ना जाइएगा। इफ़ वाला पहले लिखना है, एंटीसीडेंट है वो, और कॉन्सिक्वेंट बाद वाला है, ठीक है चैम्स। देखिए सेकंड है, द डायगोनल्स ऑफ अ पैराग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। अब देखिए हम इसको पहले करेंगे कैसे, तो हम इसको लिखेंगे इफ़ और देन वाले फॉर्म में, ठीक है चैम्स। तो लिख लेते हैं चैम्स। देखिए इसमें आपको क्या बोला है, किसके बारे में बताया है, पैलोग्राम के बारे में बताया, और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो देखिए पैलोग्राम क्या होता है, ये पैलोग्राम है, ठीक है चैम्स। इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, ठीक है। तो पहले तो एक क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। इफ़ और देन के हमको फॉर्मूला में लिखना है। इफ़ और देन पहले लिख लेते हैं, एंटीसीडेंट बाद में लिखेंगे। इफ़ और देन क्या क्वेश्चन पूछा है, द डायगोनल्स ऑफ पैलोग्राम इज बाइसेक्ट ईच अदर। तो हमको लिखना है पहले तो इफ़ द quadrilateral is a parallelogram, quadrilateral is a parallelogram, then its diagonal bisect each other, ठीक है चैम्स। ये हमने लिख लिया। अब देखिए, अब इसको आपको ये लिखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है। तो देखिए यहाँ पे इफ़ के पहले वाला जो इफ़ के बाद वाला जो है वो एंटीसीडेंट है, द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैलोग्राम। देन के बाद वाला जो है वो कॉन्सिक्वेंट है, इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो लिख लेते हैं एंटीसीडेंट
क्या है चैम्स? एंटीसीडेंट में लिखेंगे हम द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेलैग्राम, द quadrilateral is a parallelogram. कॉन्सिक्वेंट क्या आ जाएगा चैम्स? कॉन्सिक्वेंट, ओके। क्या आएगा? तो इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है चैम्स, जो एंटीसीडेंट में क्या आएगा तो इफ़ वाला आएगा, और कॉन्सिक्वेंट में क्या आएगा? देन के बाद वाला आएगा। और अगर नहीं दिया है तो हमने अब तो देख लिया हमने कैसे इफ़ और देन जो हमारा कंडीशनल फॉर्म है फॉर्म कर सकते हैं आराम से। हमारा 9th वाला भी सॉल्व हो गया चैम्स। आई होप बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा आपके। चलिए 10th वाला देख लेते हैं। चैम्स 10th वन हमारा है ड्रॉ अ लेबल्ड फिगर शोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट द एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। चैम्स हमको इसमें डायग्राम भी बनाना है। जो क्वेश्चन दिया है उसको देख के हमको डायग्राम बनाना है, और जैसे एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट लिखते हैं वैसे लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं, 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ये 10th का फर्स्ट स्टेज है, ठीक है ना। तो आपको क्या बोला है? इक्विलेटरल अगर 2 है तो वो सिमिलर होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अगर PQR ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी 2 2 2 का साइड फॉर्म करते हैं, और ABC मैंने बनाया है जो है 1 1 1 का साइड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है चैम्स। तो ये दोनों सिमिलर हैं, एक जैसे है ना, दोनों भी इक्विलेटरल है तो एक जैसे है। तो हम इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? इफ़ और जो कंडीशनल फॉर्म वाला स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? तो 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर दिया है, इसको हम कंडीशनल फॉर्म में क्या लिखेंगे? 2 ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल देन दे आर सिमिलर। पहले वो लिख लेते हैं इफ़ 2 equilateral triangles are similar, if 2 equilateral triangles are equilateral, यहाँ पे लिखते हैं triangles, if 2 triangles are equilateral then the triangles are similar। ठीक है चैम्स। अरे होता है हम लोगों से भी थोड़ा बहुत हो जाता कभी कभी। इफ़ 2 तो हमने देखिए इफ़ और देन के फॉर्म में लिख लिया। अब आपको क्या लिखा हमने कि 2 अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो वो सिमिलर होते हैं, ये लिखा। इफ़ अगर 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। अब देखिए इसको हम एंटीसीडेंट, अब तो ये आता होगा आपको एंटीसीडेंट और कैसे लिखना है, एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। तो एंटीसीडेंट क्या है? इफ़ के साथ वाला जो है वो एंटीसीडेंट में आ जाएगा। लिखते हैं इधर द भी लिख दीजिए, द 2 ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल। उधर फॉर्म होना चाहिए ना, ग्रामर होना चाहिए। तो इफ़ द 2 ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल देन ट्राइंगल्स आर सिमिलर। यहाँ पे लिख द 2 ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल, और यहाँ पे कॉन्सिक्वेंट में आ जाएगा कॉन्सिक्वेंट, देन ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है चैम्स। हमारा सेकेंड है, इफ एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर कॉन्ग्रुएंट देन ईच ऑफ देम इज़ अ राइट एंगल। देखिए ये आपको लेबल करना है, तो एक फिगर बना लिया, AB सेगमेंट है जिसपे CO जो है परपेंडिकुलर सेगमेंट आ रहा है। ठीक है चैम्स। और आपको पता होगा कि लीनियर पेयर वाले जो होते हैं वो 180 के होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री होते हैं जो 180 के बनाते हैं, तो दोनों को मिला के 180 होना चाहिए। अगर ये 90 यानी 180 90 प्लस 90 यानी 180 के अगर हो रहे हैं, 90 कितने का होता है? राइट एंगल ही होता है। तो ये जो है राइट एंगल है, जैसे आपको बताना है, लेबल भी करना है, फिगर बनाना है, इसको लेबल करना है, उसके बाद में इसको कंडीशनल फॉर्म में अपने लिए लिखना है, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट एग्जामिनर के लिए लिखना है। ठीक है ना चैम्स।
तो अभी देखिए यहाँ पे मैं आपके लिए लिख लेती हूँ ये सेंटेंस इफ़ और कंडीशनल फॉर्म वाला। तो इफ़ एंगल इज़ अ लीनियर पेयर आर कॉन्ग्रेंट देन ईच ऑफ देम इज़ अ राइट एंगल। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट एंटीसीडेंट के इफ़ और देन दिया ही आपको, तो एंटीसीडेंट लिख के डायरेक्ट लिख लेते हैं, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क। ठीक है चैम्स, द एंगल्स, इफ़ की जगह द एंगल्स, इफ छोड़ दिया हमने, द लगा दिया, द एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर कॉन्ग्रुएंट। देन की इतना हो गया हमारा एक स्टेटमेंट। अब यहाँ कॉन्सिक्वेंट लिख लेते हैं, कॉन्सिक्वेंट ये क्यों है चैम्स। हाँ, कॉन्सिक्वेंट में जो देन के बाद का है वो सेंटेंस लिख लेते हैं। तो लिख लिया ईच वन ऑफ देम इज़, ईच वन ऑफ देम इज़ अ राइट एंगल। ठीक है चैम्स, क्या करना है, कॉन्सिक्वेंट में ईच वन ऑफ देम इज़ राइट एंगल लिख लेना है। कितना इजीली सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आई होप बहुत अच्छे समझ में आ गया है, लेकिन आपको फिगर बनानी है इसमें और लेबल भी करना है। लेबल करना मतलब नाम देना होता है। ठीक है, थर्ड वन देख लेते हैं। इफ द एल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट देन दो साइड्स आर कॉन्ग्रेंट। ठीक है चैम्स, देखिए यहाँ पे फिगर बनाया मैंने, एक फिगर बना दिया और इसको ये दे दिया कि कैसे हैं, हमको ये बताना है। ठीक है, एल्टीट्यूड जो स्ट्रेट जाता है ना, हमने देखा है एल्टीट्यूड 8th में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। एल्टीट्यूड होता है जो स्ट्रेट होता है। तो इसके बारे में अगर मैंने एल्टीट्यूड बना दिए, ए बी पे CM एल्टीट्यूड है और AC पे BL एल्टीट्यूड है। ठीक है चैम्स, तो अगर ये एल्टीट्यूड दोनों सेम है, सेम आ रहे हैं, तो ये जो साइड्स है वो भी कॉन्ग्रेंट होगी। ठीक है चैम्स, अब एंटीसीडेंट तो इसमें लिखा हुआ ही है, इफ़ के आगे वाला थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके काम कर लेते हैं अपना। एंटीसीडेंट इफ़ के बाद वाला लिखना है, तो द एल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्सिक्वेंट लिख लेना है देन के बाद वाला, देन और इफ़ नहीं लिखना है हमको, उसकी जगह पे हमने इसको एंटीसीडेंट दे देना है ये वाले सेंटेंस को, और देन के बाद वाले को हमने कॉन्सिक्वेंट दे देना है। दोज टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है चैम्स, सो इजीली हमारा ये प्रॉब्लम सेट नंबर 2 भी फिनिश हो गया चैम्स। आई होप बहुत अच्छे समझ में आया है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहिए। मेन प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करेंगे तो आप आराम से कर सकते हैं चैम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। बाय।